बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम अब इंटरनेशनल की तरफ आते हैं। इंटरनेशनल कौन से अफेयर्स हैं उनकी तरफ देखते हैं। पाकिस्तान अफेयर के मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए थे, जो मतलब पाकिस्तान में ज़्यादा फेमस हैं। बट ड्यू टू वैसे तो ज़्यादा भी टॉपिक्स हो सकते हैं, बट ड्यू टू टाइम शॉर्टेज हम कुछ मतलब रिस्ट्रिक्ट करेंगे चीज़ों को। जैसे मैंने आपको पहले टॉपिक में सीपेक के बारे में बताया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दूसरे नंबर पे मैंने आपको कश्मीर के बारे में बताया था, और तीसरे नंबर पे बलूचिस्तान कनंड्रम, बलूचिस्तान का चैलेंज, बलूचिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में बताया था। तो अब हम ज़रा इंटरनेशनल लेवल के टॉपिक्स देख लेते हैं। ये टॉपिक्स इंशाल्लाह आपको जो है ना इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेंगे। इन्हीं में से वो पूछेगा, डेवलपमेंट्स में से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें हम देख लेते हैं ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट का हम बड़ा नाम सुनते रहे कि ये क्या चीज़ है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रेग्जिट इज ए पोर्टमेंट्यू ऑफ ब्रिटिश एंड एग्जिट। पोर्टमेंट्यू क्या होता है? कम्बिनेशन होता है दो वर्ड्स का, जब छोटा करके बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटिश एंड एग्जिट से बना है ब्रेग्जिट। मतलब कि ब्रिटिश एग्जिट करना चाह रहा है किसी जगह से। अब वो किस जगह से एग्जिट करना चाह रहा है? विड्रॉल ऑफ यूके फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। आपको मैंने पहले भी बताया था, यूरोपीय यूनियन, यूरोप के अंदर एक यूनियन बनी हुई है 28 कंट्रीज की, जिनकी ट्रेड, इमिग्रेशन, स्टडीज के वीजा, रिसर्च वगैरह ये सारा कुछ वो मिलजुल के करते हैं, और उस पर वो टैक्स नहीं लगाते। अब खैर 27 रह गए, क्योंकि जो है उसमें से ब्रिटिश लोग जो हैं वो निकल गए हैं उसमें से। तो पहले वो 28 कंट्रीज थी, और ये कब निकले हैं? 31 जनवरी 2020 को, ठीक है। पिछले साल 31 जनवरी 2020 को ये एग्जिट हुआ है। वैसे यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन किया था 1 जनवरी 1973 में, ठीक है। देखें मतलब ऑलमोस्ट 50 साल बन जाते हैं ये, 50 ईयर्स, हाफ सेंचुरी ज्वाइन रहा है यूके यूरोपीय यूनियन के साथ। तो अब क्या इसको जो है वो प्रॉब्लम आया, जो इसने इसमें से एग्जिट किया, वो हम देखते हैं। और ट्रांजिशन पीरियड इज गोइंग ऑन टिल 31 दिसंबर 2020। इसमें यह था कि पिछले साल 31 जनवरी 2020 को, पहले मंथ में, जनवरी के मंथ में 31 तारीख को ब्रिटिश ने एग्जिट कर दिया था, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड दिया 11 मंथ का, 31/12/2020 तक का। उसमें इन्होंने ये कहा कि कुछ हम रूल्स वगैरह तय कर लेते हैं इसमें से निकलने के, कुछ मतलब डील भी तो करें ना। अब वो उसमें से निकल रहे हैं ट्रेड में से। यूरोपीय यूनियन की सारी जो कंट्रीज हैं, 28 कंट्री, वो आपस में ट्रेड करती हैं, इमिग्रेशन होती है उनकी, रिसर्च और स्टडीज होती हैं, स्कॉलरशिप्स होते हैं, फिशिंग होती है। जो जो बॉर्डर उनको लगता है, मतलब यूरोप का अगर आप नक्शा ज़हन में ज़रा दुराएं, तो उधर ज़्यादा पेनिनसुलाज हैं, तो उनके इर्द गिर्द जो है वो पानी लगता है, समुंदर लगता है, ठीक है। और जो आप अगर ज़हन में लाएं कि ये यूनाइटेड किंगडम किस जगह था, ये 4 स्टेट जो हैं, ये तो बिल्कुल पानी के अंदर मतलब मौजूद थी, अलहदा करके आइलैंड टाइप है ये एरिया, और इसके गिर्द जितना एरिया, वहाँ पे फिशिंग बहुत ज्यादा है। तो अब ये कहते हैं कि हमने आपको फिशिंग भी नहीं करने देनी बाकी कंट्रीज को। तो इस तरह के सारे मामला को तय करना था। उसके लिए ट्रांजिशन पीरियड एक तय हुआ 11 मंथ का, कि 11 मंथ के अंदर अंदर हम तय कर लेते हैं। और अगर ना भी तय हुआ, 11 मंथ के अंदर ना भी मामला तय हुए, तो नो डील ब्रेग्जिट हो जाएगी। वर्ड इन्होंने यूज किया नो डील ब्रेग्जिट, कि कोई डील किए बगैर आपस में हमने यूरोपीय यूनियन से निकल जाना है, हमने नहीं यूरोपीय यूनियन में रहना किसी भी सूरत में, ठीक है। अब वो सारी वजूहात क्या हुई, तरीकाकार क्या हुआ, हिस्ट्री क्या है, वो हम आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझाने का मतलब था। ये देखिएगा, द टर्म ब्रेग्जिट पॉइंट बाय फॉर्मर लॉयर पीटर बिल्डिंग इज ए ब्लेंड ऑफ टू वर्ड्स। 2 वर्ड्स का ब्लेंड है। वो जो हमने पीछे भी देखा कि जो है 2 लफ्जों से मिलके बना है, ब्रिटेन एंड एग्जिट से। ही रोट अबाउट ब्रेग्जिट इन मई 2012, 2012 में उसने ये लफ्ज दिया इसको ब्रेग्जिट का। एज द नेम सुजेस्ट, द किंगडम्स डिवोर्स विद द यूरोपीय यूनियन इज नोन एज ब्रेग्जिट। वो कहता है, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है कि यूरोपीय यूनियन में से ये निकलना चाह रहा है, एग्जिट करना चाह रहा है, और ब्रिटेन है क्योंकि तो ब्रेग्जिट का लफ्ज दे दिया गया। अब वो कहता है यूरोपीय यूनियन बेसिकली है क्या?
द यूरोपीय यूनियन इज ए ग्रुप ऑफ 28 नाउ 27, क्योंकि ये एक निकल गई कंट्रीज, that trade and allow their citizens to move freely between nations to work and live. Initially, it was built on the ruins of World War II to end centuries of bloodshed and to integrate economic power. वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या होता था? वर्ल्ड वॉर टू भी आपको पता है, ये यूरोपीय ममालिक आपस में लड़ते रहे हैं, वर्ल्ड वॉर वन में भी और वर्ल्ड वॉर टू में भी। और टेररिस्ट ये मुसलमानों को कहते हैं, वो ये आपस में लड़े हैं और लेबल जो है वो मुसलमानों पे लगा हुआ है। खैर, तो वर्ल्ड वॉर टू हुई, उसके बाद इन्होंने देखा कि इससे हमारी इकोनॉमी भी गिर रही है और मामला खराब हो रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, हम कंट्रीज का आपस में सुलह सफाई कर लेते हैं। जैसे जर्मनी और फ्रांस का मैं आपको बताता था, पहले भी बताया है कि वो तो मतलब एक दूसरे के अजली दुश्मन थे, जैसे पाकिस्तान और इंडिया है, और सेम बॉर्डर उनका होता था, बड़ी लड़ाइयाँ हुई उनकी। तो लेकिन बाद में उन्होंने अब जो है उधर बड़ी अच्छी ट्रेड है, जो है टैक्स फ्री ट्रेड है, आपस में आते जाते हैं लोग। तो ये यूरोपीय यूनियन का कमाल था। यूरोपीय यूनियन जो है, ये देखें दोबारा वही बात कि 28 स्टेट्स हैं, अब 27 रह गई हैं। हेड क्वार्टर है ब्रसल्स में, ब्रसल सिटी का नाम है, और बेल्जियम कंट्री का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, कॉकपिट ऑफ यूरोप, क्योंकि जितनी लड़ाइयाँ होती थी ना, ज्यादा यहाँ पे इसको बैटल ग्राउंड बनाया जाता था बेल्जियम को। फ्रांस और जो है जर्मनी लड़ना होता था तो फौजियां इकट्ठी करते थे बेल्जियम में, इसलिए इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। अच्छा, यूरोपीय यूनियन का प्रेसिडेंट का नाम है जी उर्सुला वीडीएल, और ये जर्मन नेशनैलिटी है इसकी। और 2012 में यूरोपीय यूनियन को नोबेल पीस प्राइज अवार्ड भी दिया गया है। और 3 स्टेट्स हैं जो यूरोपीय यूनियन को अब तक छोड़ चुकी हैं, इससे पहले भी। फ्रेंच अल्जेरिया ने छोड़ा था 1962 में, ग्रीनलैंड ने छोड़ा था 1985 में, और सेंट ब्रेथलेमे ने छोड़ा था 2012 में। ये जो इस तरह पॉइंट बने होते हैं, ये वो पॉइंट होते हैं जो पेपर्स में आ चुके होते हैं, पास पेपर्स में, और पास पेपर से काफी कुछ रिपीट हो भी जाता है, क्योंकि डेटा बैंक मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि पीपीएससी का सेम होता है। अब चूंकि थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि वो सारा स्कैम और फ्लैशों वाला और वो सारे निकले, वो झंग के लोग कुछ इन्वॉल्व थे वो पेपर लीक में और इस सारे में। तो वैसे लेकिन कितना नॉलेज तो वही रहना ना। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो अक्सर मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें दोबारा इनको रिपीट कर देते हैं कि 27 कंट्रीज हैं अब यूरोपीय यूनियन में। यूरोपियन यूनियन बेसिकली इस चीज क्या है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम की सिटी है। यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट का नाम है अर्सुला वीडीएल, और उसकी नेशनैलिटी है जर्मन। और 2012 में यूरोपीय यूनियन को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। और 3 स्टेट्स यूरोपीय यूनियन को इससे पहले भी लीव कर चुकी हैं। फ्रेंच अल्जेरिया ने 1962 में, ग्रीनलैंड ने 1985 में, और सेंट बार्थलेमे ने 2012 में लीव किया था। और लेटेस्ट कंट्री कौन सी है जिसने इसको ज्वाइन किया हो? कोई किसी को आइडिया है कि लेटेस्ट कंट्री यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करने वाली? जी थी, क्रोएशिया थी वो, और उसने जो है 2013 में ज्वाइन किया था यूरोपीय यूनियन को, ठीक है। ये जो है इकरा, आप म्यूट कर लें अपने आप को, आपका स्पीकर ऑन है, तो वो जरा जो है ना, जी ठीक हो गया। और रियलमी C2, आप अपना नाम बता दें, आपका नाम क्या है, ताकि मुझे पता चल जाए आप कौन है, वरना मैं आपको मीटिंग से आउट कर दूंगा। अपना नाम काइंडली बता दें, और सबको ओपनली नहीं बताना, तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें, ठीक है। अच्छा, ये जो है फ्री ट्रेड बिटवीन मेंबर्स, इसमें है फ्री इमिग्रेशन है, टैक्सेस फ्री सिस्टम है। और लेटेस्ट कंट्री जो यूरोपीय यूनियन में शामिल हुई थी वो क्रोएशिया शामिल हुई थी 2013 में, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आ गए इसके। अच्छा, अब ये देखते हैं कि यूके को क्या मसला बना है। इत्तेहाद में तो बरकत होती है, ये क्यों इस तरह चाह रहा है कि इसको ये छोड़ना चाह रहा है, ठीक है। ब्रिटिश नाउ वांट कंट्रोल ऑन देयर इमिग्रेशन लॉ। ब्रिटिश लोग चाहते हैं कि अब जो लॉज बने, जो चीजें बने, उस पे हमारी अपनी ग्रिप होनी चाहिए,
देखें, जो यूरोपीय यूनियन के लॉज हैं वो सुपरसीड कर जाते हैं सम टाइम। मतलब बात कहने का ये कि जो यूरोपीय यूनियन इन्होंने बनाई उसमें जो रूल्स तय हुए हैं वो ये तय हुए हैं कि वो रूल किसी भी मुल्क के रूल से भी ऊपर होंगे। जहाँ पे यूरोपीय यूनियन का कोई रूल आ जाएगा, वो वहाँ पे वो परसिस्ट करेगा, ना कि उस कंट्री का। ये चीज़ चुभने लग गई यूनाइटेड किंगडम को। ब्रिटिश थिंक देयर लॉ मेकर्स आर फेसिंग डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग। ब्रिटिश लोगों ने का ये मानना हुआ कि हमारे लॉ मेकर्स जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, तो यूरोपीय यूनियन के जो असूल हैं वो उनको तंग करते हैं। यूरोपीय यूनियन लाइज सुप्रीम, सो ब्रिटिश वांट सोवरेनिटी। यूरोपीय यूनियन के लॉज सुप्रीम है, लेकिन ब्रिटिश अब अपनी सोवरेनिटी चाहते हैं, अपनी खुद मुख्तारी चाहते हैं। और यूनाइटेड किंगडम का एक मसला ये भी था, ये फंडिंग ज्यादा देता है इकोनॉमी में, और ये चाहता है कि बेनिफिट भी ज्यादा मिले मुझे, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम एक प्रॉस्पेरस कंट्री है, खुशहाल कंट्री है। लेकिन वो सब इसको मिलता नहीं, तो अब ये थोड़ा सा हिचकिचाने लग गया इन सारे मामला में, और ये कहता है कि मुझे अलहदा हो जाना चाहिए। अब ये दोबारा से थोड़ी सी हिस्ट्री है कि इसने कब ज्वाइन किया था। द यूके ज्वाइन द European Economic Community, a regional organization that aimed to bring about economic integration among its member states in 1973। इसने ज्वाइन किया था यूके ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को 1973 में। पहले इसका ये नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, बाद में इसका नाम यूरोपीय यूनियन रख दिया गया 1993 में। मतलब कि इसने ज्वाइन 1973 में किया था। लेकिन however the UK always maintained a distance from the European Union. It has its own currency, the pound। लेकिन शुरू से ही जब से ज्वाइन भी किया था तो यूनाइटेड किंगडम हमेशा से थोड़ा सा डिस्टेंस रखता था यूरोपीय यूनियन से। इवन क्या आपको पता है कि ये यूरोपीय यूनियन के जितने कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट सबकी करेंसी है यूरो। यूरो। लेकिन जो ब्रिटिश लोगों की करेंसी है, ये ब्रिटेन की, इंग्लैंड की जो करेंसी है, उसका नाम है, आपको पता है, पाउंड। उन्होंने अपनी करेंसी भी अलहदा रखी हुई थी। लेकिन द पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी इन ब्रिटेन ऑलवेज इंक्लूडेड पीपल हु वर अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ यूरोपियन यूनियन। कि कुछ लोग जो ब्रिटेन के थे वो इस चीज के अगेंस्ट थे कि यूरोपीय यूनियन में होना चाहिए। एंड दिस अपोजिशन इंटेंसिफाइड आफ्टर द 2000 फाइनेंशियल क्राइसिस। ये याद रखिएगा, 2008 में एक बहुत बुरा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ठीक है, तो कहीं एमसीक्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल क्राइसिस कब आया था, 2008 में। तो जब 2008 में वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो जो कुछ लोगों के इनके दिलों में था कि नहीं, हमें नहीं यूरोपीय यूनियन के साथ रहना, उनकी ये फीलिंग और इंटेंसिफाइड हो गई जब वो लोग गरीब हुए। और जो है, और इसके अलावा इमिग्रेशन ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम द पुअर यूरोपीय यूनियन स्टेट्स एंड fear of refugees from Syria, Africa and Middle East further intensified skepticism among voters and the politicians। और फिर क्या हुआ कि इमिग्रेशन होती थी, दूसरे मुल्कों से यहाँ पे लोग आते थे जॉब लेने, तो यहाँ के लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हमारे मुल्क की अपनी जॉब्स तो पूरी नहीं हो रही, बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ठीक है, इसको नेशनलिज्म कहते हैं। मतलब नेशनलिज्म का उनमें एक जो फैक्टर है वो भरना शुरू हो गया कि उन लोगों ने कहा कि हमारी तो अपनी जॉब्स पूरी नहीं होती और दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पे आ जाते हैं जॉब करने। तो इस तरह मुल्क दो राय में डिवाइड हो गया इनका मुल्क। जो है यूनाइटेड किंगडम, लंदन, या ये जो है अपना इंग्लैंड, ये दो राय में डिवाइड हो गया कि अब इसका क्या हम करें। कुछ लोग ये कहने लग गए कि जो है वो अलहदा होना चाहिए, और कुछ जो है वो ये कहने लग गए। अच्छा, अलमदार आप इसको होस्ट हैं, ये रियल मी टू को आउट कर दें ग्रुप से, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। तो अलमदार आप इनके नाम पे क्लिक करके ना इनको आउट कर दें, और दोबारा ये आए या इनको वेटिंग पे लगा दें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद जी क्या होता है, इसके बाद जो है ये मामला चलते रहे, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट में आपको बताता हूँ लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई। 2012 में इनके प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरॉन। उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया whether the UK should remain in यूरोपीय। ये बात है जो बाहर की कंट्रीज हैं वो कुछ डेमोक्रेटिक तो हैं। पाकिस्तान बनना भी डेमोक्रेसी की एक मिसाल था। मतलब उन्होंने कहा कि वोटिंग करो और देखो जिस तरह भी है।
तो डेविड कैमरॉन इनके प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने इस चीज का कहा कि चलो वोटिंग करा के देख लेते हैं। अब हमारे मुल्क में इस चीज पे बहुत ज्यादा आवाज उठने लग गई है। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपना नारा बना लिया कि यूरोपीय यूनियन में रहना है या नहीं रहना। उसने कहा चलें जी इसमें करा लेते हैं। लेकिन जो डेविड कैमरॉन था वो चाहता था कि यूरोपीय यूनियन के साथ ही हम रहें, मतलब ये चाहता था इत्तेहाद में बरकत है। लेकिन इसने क्या किया, इन्होंने रेफरेंडम बिल आखिर 23 जून 2016 में रेफरेंडम करवा लिया। और जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट का नतीजा ये आया कि लीव वालों का ज्यादा वोट था। जो दो ऑप्शन थे उस वोटिंग में, लीव या रमेन, ठीक है, कि यूरोपीय यूनियन में रहना है या उसको लीव करना है। तो जी लीव वाले जो लोग थे वो ऑलमोस्ट 51% लोग थे, और डेविड कैमरॉन जो था वो रिमेन के हक में था। लेकिन उसकी खुददारी देखें कि जब वोटिंग का रिजल्ट आया और उसने देखा कि ज्यादा अवाम लीव के हक में है, तो उसने कहा इसका मतलब मैं अपने मुल्क के लोगों की सही तर्जमानी नहीं करता, क्योंकि मैं बजाते खुद ये सोचता हूँ कि हमें यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहिए, लेकिन मेरे मुल्क के ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि नहीं साथ रहना चाहिए, तो इसका मतलब है मैं अपने लोगों के हकूक की तर्जमानी नहीं करता। और उसने इस बात पे रिजाइन कर दिया। ठीक है, बाहर के ममालिक में ऐसे ही होता है, एक ट्रेन हादसा हो तो वहां के मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, जिसका जो फॉल्ट निकले वो उसी वक्त रिजाइन कर देता है। तो डेविड कैमरॉन ने रेफरेंडम कराया पूरे साजिश से कि करो क्या आता है, ठीक है, और उसने जी रिजाइन कर दिया। उसके बाद ये थरीसा में इनकी प्राइम मिनिस्टर बन गई। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री से लगाओ हो या न्यूज सुनते हो तो आपको पता होगा, पिछली प्रेसिडेंट इनकी थरीसा में थी। और उसके बाद फिर ये मामला चलता रहा कि क्या करें क्या ना करें, और फिर इलेक्शन हुए, थरीसा में ने भी रिजाइन कर दिया। उसके बाद हंग पार्लियामेंट बन गई इनकी 2019 तक। हंग पार्लियामेंट मतलब इनकी वोटिंग हुई, जो जैसे वोटिंग सिस्टम होता है इनकी भी अपने हिसाब से वोटिंग हुई। लेकिन दो पार्टियां हैं इधर, एक है कंजर्वेटिव और दूसरी पार्टी है लेबर। कंजर्वेटिव और लेबर जो पार्टियां हैं ना जी, अपना इधर यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। और कोई बता सकता है यूएसए में कौन सी दो पार्टियां मेजर, यूएसए की मेजर दो पार्टियां कौन सी हैं, मतलब कि अमेरिका की? कंजर्वेटिव एंड लेबर पार्टियां यहाँ की हैं। ठीक है, इनके दरमियान फिर तगोदो जारी होगी, इलेक्शन होते रहे। इलेक्शन होते थे तो कोई मेजोरिटी नहीं मिलती थी किसी को। तो जब मेजोरिटी किसी को ना मिले और उसके नतीजे में जो पार्लियामेंट बने उसको कहते हैं जी हंग पार्लियामेंट, लटका हुआ पार्लियामेंट। 2019 तक यही मामला रहा। नहीं जी, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिस्ट पार्टीज नहीं है, ये तो कंसेप्ट है, और पूरा अमेरिका कैपिटलिज्म के ऊपर बेस करता है। वो उनकी दोनों पार्टीज कैपिटलिज्म पे ही बिलीव करती हैं, जो दो मेजर पार्टीज हैं। एक का तल्लक जिसमें जोए बाइडेन जो अब जीता है उसका तल्लक है जी एक पार्टी से, और दूसरा जो था डोनाल्ड ट्रंप, उसका दूसरी पार्टी से था। अब तो आपको पता लग जाना चाहिए। अब तो नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जोए बाइडेन किस पार्टी से था और डोनाल्ड ट्रंप। इलेक्शंस भी हुए हैं अभी रिसेंटली। तो जी जोए बाइडेन है जी डेमोक्रेटिक पार्टी से, और दूसरी पार्टी है जी रिपब्लिक, हाँ जी नुमान ठीक कह रहे हैं, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक इस दफा जीत गए हैं। और डेमोक्रेटिक का जो निशान है, वो क्या निशान है डेमोक्रेटिक पार्टी का, जो इंतखाबी सिंबल होता है, इलेक्शन सिंबल? डंकी, डंकी है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। आखिरकार मतलब इनके मसले मसाइल खत्म हुए और बोरिस जॉनसन, वो जो भूरे भूरे बालों वाला है, वो आखिरकार प्राइम मिनिस्टर बन गया 2019 में मेजोरिटी के साथ। ठीक है, वो जब प्राइम मिनिस्टर बना मेजोरिटी के साथ, तो उसने कहा जी अब जो है इस साल के अंदर अंदर हम एग्जिट ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि 51% अवाम इस फैसले के साथ थी कि हमने यूरोपीय यूनियन को लीव करना है, तो अब हम इसको लीव करेंगे। यूरोपीय यूनियन को उन्होंने ये बात बता दी। इसका एक प्रोसीजर होता है, वो इन्होंने नोटिस भी दे दिया यूरोपीय यूनियन को, हम आपको लीव करने लगे हैं। 1 साल का पीरियड डिसाइड हुआ कि 1 साल के दरमियान हम मिलजुल के कुछ रूल्स तय कर लेते हैं कि किस तरह आगे की ट्रेड हमारी कैसे होगी, जो स्कॉलरशिप पे बच्चे हमारे दूसरी कंट्रीज में या दूसरी कंट्रीज के हमारे पास आए हुए हैं उनका क्या लाया अमल होगा, फिशरीज के बारे में क्या लाया अमल होगा, फिशिंग करनी, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के बारे में क्या लाया अमल होगा, उसके लिए 11 महीने का वक्त डिसाइड कर लेते हैं।
तो और इसने कहा बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कि इस 11 माह में, पिछले साल की बात है ना, 31 दिसंबर 2020 तक आपने डिसाइड कर लिया, कोई रूल बना लिए तो ठीक, ना बनाए तो हम फिर भी इसको छोड़ देंगे यूरोपीय यूनियन को, और उसको के नाम दिया जाएगा नो डील ब्रेक्सिट, कि विदाउट एनी डील हम इसको लीव कर रहे हैं। कोई असूल बना लें तो बना लो, नहीं बनाने तो हम इस वक्त अपनी आवाम के साथ जाएंगे, जो उन्होंने राय दे दी है उसके साथ जाएंगे। ये जी रेफरेंडम 2016 वाला, उसका 51% ने, ये देखें जी, लीव के हक में कहा, और रिमेन के हक में 48%। ये देखें जी, ये 41.9% ने कहा लीव, और 48.1% ने कहा कि हम इसके साथ रहना चाहते हैं। तो 51% वाले जीत गए थे, ये 2016 में जो इन्होंने एक रेफरेंडम कराया था। और ये देखें, ये जी नक्शा है अपना यूनाइटेड किंगडम का, अगर पता हो आपको तो इसमें जो है वो कितनी स्टेट्स हैं, 4, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है जी, 4 स्टेट्स हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स। और इसमें से देखें कि ऊपर वाले जो एरियाज हैं जो येलो कलर के हैं, वो हैं कौन से भला, जिन्होंने वोट किया है नहीं हमने एग्जिट करना, ये वाले 48% वाले हैं। और ये जो निचले इलाके हैं ये वाले, इन्होंने 51% लोग इधर के हैं जो कहते हैं कि लेफ्ट करना है। मतलब कि पूरी ये 4 स्टेट्स में से 2 स्टेट्स जो हैं, नॉर्दर्न आइलैंड और वेल्स, ये देखें नॉर्दर्न आइलैंड, ये और ये नॉर्दर्न आइलैंड और, सॉरी, स्कॉटलैंड, इन दो ने कहा, नॉर्दर्न आइलैंड और स्कॉटलैंड ने, कि हम ने साथ ही रहना है। और इन 2 स्टेट्स ने, इंग्लैंड और वेल्स ने, इन दो ने कहा नहीं जी हमने लीव करना है। लेफ्ट इन दो ने कहा, और इन दो ने कहा हमने रिमेन रहना है। ये वैसे ही मजीद तफसील में बताया है, इतनी तफसील में जरूरत नहीं, थोड़ा सा वैसे ही, मतलब ये चीज शो करती है कि लिबरल लोग किस तरफ रहते हैं और कंजर्वेटिव लोग किस तरह रहते हैं, मतलब 2 हल्के बटे वहां के लोगों के जो वहां पे रहते हैं, उनकी सोचों का डिफरेंस है ना ये। ठीक है जी, अगली स्लाइड देखिएगा। ये देखें जी, अच्छा, अगर आपने तब जब पढ़ाया था उसके अंदर अगर आपने पढ़ा हो तो ये देखें, ये जी, ये वाला एरिया जी है ब्रिटेन, ब्रिटिश, या इसको हम कह देते हैं यूनाइटेड किंगडम, या ब्रिटिश भी कह देते हैं इसको जी। बाकी यूरोप है, जो लाइट ग्रीन कलर में है वो बाकी यूरोप है। अब आप देखेंगे यूके जो है वो ऑलरेडी ही इनसे थोड़े से फासले पे है, समुंदर में करके है, अटलांटिक ओशन में, बहरे जुलमात में है। अटलांटिक ओशन को बहरे जुलमात कहते हैं। दश तो दश दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुलमात में तो रात के घोड़े हमने। तो ये देखें, और जहाँ यूके बना हुआ है वहां पे आपको यूके वाला, जहाँ मैंने कल किया है, एक लाइट एरिया भी नजर आ रहा होगा। इसको कहते हैं जी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये वाला रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इसके ऊपर छोटा सा एक और एरिया है जो डार्क है, उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, और नीचे वाला जो है वो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, एक अलहदा मुल्क है। नॉर्दर्न आयरलैंड, ऊपर वाला आयरलैंड, हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम 4 स्टेट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। फिर इसके लिए तो चलो कोई ठीक है, फिर भी हल निकल आता है। ये पहले ही मतलब दूर है, चले ट्रेडिंग ट्रेडिंग, इसके लिए बहुत ज्यादा मसला बन रहा है ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। क्योंकि ये कहता है कि अब हमने बॉर्डर, इसको भी बॉर्डर हमने यहाँ से ना, ये हमारे नॉर्दर्न आयरलैंड, वो कहता है हमारा यहाँ पे हमने बॉर्डर कर देना है। ये सॉरी ऊपर लगेगी थोड़ी सी लाइन,
या चलें ये समझ लें वही लाइन है, ठीक है? कि हमने जो है वो इसको भी बॉर्डर कर देना है। अब ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग हैं ये किधर जाएँगे? ये तो मतलब बाकी तो चलो बाकी कंट्रीज़ पहले से आते हैं, ये अलहदा से करके पड़ा हुआ था यूके। नॉर्दर्न रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के लिए थोड़ा-सा मसला बन रहा है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का कैपिटल क्या है? आयरलैंड का कैपिटल डबलिन, डबलिन है जी। ये लेकिन ये बस जो है इसके साथ जो है एक एग्रीमेंट का नाम है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। उसके तहत ये इसके साथ मतलब ट्रेडिंग वगैरह कर लेता है। लेकिन गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को तो ये अब जो है वो साइड पे करने लगे हैं और ये कहते हैं कि हम तो यूरोपीय यूनियन को नहीं मानते, तो इसके लिए थोड़ी-सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। व्हाट अबाउट नॉर्दर्न आयरलैंड? ठीक है? और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है व्हिच इज़ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज़ द कंट्रीज़ ओनली लैंड बॉर्डर विद द यूरोपीय यूनियन। नॉ क्योंकि नॉर्दर्न हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम देखें लफ्ज़ है यूनाइटेड किंगडम, एक किंगडम जो इकट्ठा है इसलिए क्योंकि 4 स्टेट्स यूनाइट होके इसको बना रही हैं इसलिए इसको यूनाइटेड किंगडम हम कहते हैं। और अगर जो है यूनाइटेड किंगडम में से नॉर्दर्न आयरलैंड को निकाल दें, मज़े की चीज़, ये ऊपर वाला छोटा-सा हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड है। नीचे वाला अलहदा मुल्क है और इन सबको मिला के 3 स्टेट्स ये हैं, 1 स्टेट ये है, इन चारों को मिला के क्या कहते हैं जी? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है? ये 3 स्टेट्स हैं, 1 ये अलहदा पड़ी हुई है, इन 3 को मिला चारों को मिला के कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। लेकिन अगर हम इसको निकाल दें, 1 को, पीछे सिर्फ 3 स्टेट्स रह जाएँ, तो उसको क्या कहेंगे भला? ये वाली 3 रह जाएँ, आयरलैंड को हमने निकाल दिया, आयरलैंड का जो थोड़ा-सा हिस्सा है, इसको कहेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में थोड़ा-सा फ़र्क। ब्रिटेन में 3 स्टेट्स आती हैं और जब इस स्टेट को भी शामिल कर लिया जाता है बीच में नॉर्दर्न आयरलैंड को, नॉर्थ वाला आयरलैंड, तो इसको हम कह देते हैं आपको पता होना चाहिए अभी यूनाइटेड किंगडम का जो बादशाह था, प्रिंस प्रिंस फिलिप उसकी डेथ हुई है। एलि मल्का एलिज़ाबेथ 2 का जो हस्बैंड है, उसकी अभी डेथ हुई है, उसका नाम था प्रिंस फिलिप। ये याद रखिएगा एमसीक्यू पे। करंट अफेयर में उन्होंने मोटा-सा कोई करंट अफेयर उठा के देना है। ये ज़्यादा जो इतनी ये लेंथ वाला है, ये आपसे वो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं या कुछ डेट्स जो हैं मतलब 6-7 पॉइंट होंगे पूरे लेक्चर में जिनमें से एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है? बाकी वो डिटेल आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछ सकते हैं। और ज़्यादा इस तरह के जो न्यू-न्यू क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे अभी कौन मरा है, उसका नाम क्या था? वो नीचे दे देंगे प्रिंस हैरी, प्रिंस विलियम, प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस फिलिप। तो प्रिंस फिलिप की डेथ हुई है 99 ईयर ओल्ड की का था वो। ये स्लाइड वही पुरानी वाली बातें हैं, जो मैंने आपको बताया कि 11 महीने का ट्रांज़िशन पीरियड था। अच्छा जी, अब जो है 9:58 हो गए हैं, ये खत्म होने लगा है लेक्चर का टाइम। अब क्या करें? इस लेक्चर को आगे लेके चलें या जो है हम अपना मिल्क प्रोडक्शन का लेक्चर स्टार्ट करें? टाइम क्योंकि एंड हो जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़ मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स। अच्छा जी। सबसे पहले मतलब शुरू के पार्लियामेंट में ना, पहला दस्तूर जो है मैग्ना कार्टा जो दस्तूर है वो भी ब्रिटिश लोगों का है। 1215 में आई थी। अकॉर्डिंग जो पहला दस्तूर है वो मिसाक-ए-मदीना है, ठीक है? हिजरी 623 623 में मतलब मिसाक-ए-मदीना को हम पहला चैप्टर कहते हैं। इस्लामियत का क्वेश्चन आएगा तो आप उस पे लगा देंगे, वैसे वो पूछें जर्नल और मिसाक-ए-मदीना ना हो तो मैग्ना कार्टा पहला दस्तूर है। चलें जी, ये इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं जो करंट अफेयर्स का है। कल यहीं से दोबारा स्टार्ट कर लेंगे और नए लेक्चर में हम जो है डेयरी को ही पढ़ते हैं, डेयरी प्रोडक्शन को, ठीक है? करंट अफेयर्स का हम बाकी का पोर्शन कल कर लें।